नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमा का चौथा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। पंडित बसंत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा ही के लिए नहीं जानलेवा था, बल्कि प्रेमा की हालत भी उसी जैसी हो गई। पहले वह अपने भाग्य पर रोया करती थी, अब विधाता ने उसकी प्यारी सखी पूर्णा पर विपत्ति डालकर उसे और भी शोकातुर बना दिया था। अब उसका दुख हटाने वाला, उसका गम गलत करने वाला कोई नहीं था। वह आजकल रात दिन मुंह लपेटे चारपाई पर पड़ी रहती, न वह किसी से हंसती न बोलती। कई कई दिन तक बिना दाना पानी के बीत जाते। बनाव श्रृंगार उसको जरा भी न भाता। सर के बाल दो दो हफ्ते तक नहीं गूंथे जाते। सुरमादानी अलग पड़ी रोया करती, कंघी अलग हाय हाय करती। गहने बिल्कुल उतार फेंके थे। सुबह से शाम तक अपने कमरे में पड़ी रहती। कभी जमीन पर करवटें बदलती, कभी इधर उधर बौखलाई हुई घूमती। बहुधा बाबू अमृत राय की तस्वीर को देखा करती, और जब उनके प्रेम पत्र याद आते तो बहुत रोती। उसे अनुभव होता था कि अब मैं थोड़े ही दिन की मेहमान हूँ। पहले 2 महीने तक तो पूर्णा का ब्राह्मणों के खिलाने पिलाने और पति के मृतक संस्कार से सांस लेने का अवकाश न मिला कि प्रेमा के घर जाती। इसके बाद भी 2-3 महीने तक वह घर से बाहर न निकली। उसका जी ऐसा बुझ गया था कि कोई काम अच्छा न लगता। हाँ, प्रेमा माँ के मना करने पर भी 2-3 बार उसके घर गई थी, मगर वहाँ जाकर आप रोती और पूर्णा को भी रुलाती। इसलिए अब उधर जाना छोड़ दिया। किंतु एक बात वह नित्य करती, वह संध्या समय महताबी पर जाकर जरूर बैठती। इसीलिए नहीं कि उसको समय सुहाना होता या हवा खाने को जी चाहता, नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि वह कभी कभी बाबू अमृत राय को उधर से आते जाते देखती। उस वक्त वह उनको देखती तो उसका कलेजा बांसों उछलने लगता। जी चाहता कूद पड़ूं, उनके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। जब तक वह दिखाई देते टकटकी बांधे उनको देखा करती। जब वह आंखों से ओझल हो जाते तब उसके कलेजे में एक हूक उठती। आपे की कुछ सुधि न रहती। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन वह सदा की भांति अपने कमरे में लेटी हुई करवटें बदल रही थी। पूर्णा आई। इस समय उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता कि वह किसी प्रबल रोग से उठी है। चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कोई फूल मुरझा गया। उसके कपोल जो कभी गुलाब की तरह खिले थे, अब कुम्हला गए थे। वे मृगी की सी आँखें, जिनमें किसी समय जवानी का मतवालापन, प्रेमी का रस भरा हुआ था, अंदर घुसी हुई थी। सिर के बाल कंधों पर इधर उधर बिखरे हुए थे। गहने पाते का पता नहीं था। केवल एक नैन सुख की साड़ी बदन पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई और लाकर अपनी चारपाई पर बिठा दिया। कई मिनट तक दोनों सखियां एक दूसरे के मुंह को ताकती रहीं। दोनों के दिल में ख्यालों का दरिया उमड़ा हुआ था, मगर जबान किसी की न खुलती थी। आखिर पूर्णा ने कहा, आजकल जी अच्छा नहीं है क्या? गलकर कांटा हो गई हो। प्रेमा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, नहीं सखी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। तुम तो कुशल से रही। पूर्णा की आंखों में आंसू डबडबा आए। बोली, मेरा कुशल आनंद क्या पूछती हो सखी? आनंद तो मेरे लिए सपना हो गया। 5 महीने से अधिक हो गए, मगर अब तक मेरी आंखें नहीं झपकी। जान पड़ता है कि नींद आंसू होकर बह गई। ईश्वर जानता है सखी, मेरा तो यही हाल है। हमारी तुम्हारी एक ही गत है। अगर तुम ब्याही विधवा हो तो मैं कुंवारी विधवा हूँ। सच कहती हूँ सखी, मैंने ठान लिया, अब परमार्थ के कामों में ही जीवन व्यतीत करूँगी। पूर्णा, कैसी बातें करती हो प्यारी? मेरा और तुम्हारा क्या जोड़ा? जितना सुख भोगना था मेरे भाग में बधा था, वह मैं भोग चुकी। मगर तुम अपने को क्यों घुलाए डालती हो? सच मानो सखी, बाबू अमृत राय की दशा भी तुम्हारी जैसी है। वे आजकल बहुत मलिन दिखाई देते हैं। जब कभी इधर की बातें चलती हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैंने एक दिन देखा, वह तुम्हारा काढ़ा हुआ रूमाल लिए हुए थे। ये बातें सुनकर प्रेमा का चेहरा खिल गया।
मारे हर्ष की आंखें जगमगाने लगी। पूर्णा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, पूर्णा का हाथ अपने हाथ में लेकर और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोली, सखी इधर की और क्या क्या बातें हुई थी। पूर्णा मुस्कुराकर, अब क्या सब आज ही सुन लोगी? अभी तो कल ही मैंने पूछा था कि आप विवाह कब करेंगे, तो बोले जब तुम चाहो। मैं बहुत लजा गई। प्रेमा, सखी तुम बड़ी ढीठ हो, क्या तुमको उनके सामने निकलते बैठते लाज नहीं आती? पूर्णा, लाज क्यों आती, मगर बिना सामने आए काम भी तो नहीं चलता। और सखी उनसे क्या पर्दा करूं? उन्होंने मुझ पर जो जो अनुग्रह किए उनसे मैं कभी उऋण नहीं हो सकती। पहले ही दिन जबकि मुझ पर यह विपत्ति पड़ी, रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई। जो कुछ आसबाब था पापियों ने मूस लिया। उस समय मेरे पास एक कौड़ी भी न थी। मैं बड़े फेर में पड़ी थी। अब क्या करूं? जिधर आंख उठाती अंधेरा दिखाई देता। उसके तीसरे दिन बाबू अमृत राय आए। ईश्वर करे वह युग युग जिए। उन्होंने बिल्लों की तनख्वाह बांध दी और मेरे साथ भी बहुत सलूक किया। अगर वह उस वक्त आड़े ना आते तो गहने पाते अब तक कब के बिक गए होते। सोचती हूँ वह इतने बड़े आदमी होकर मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आते हैं तो उनसे क्या पर्दा करूँ। और दुनिया ऐसी है कि इतना भी नहीं देख सकती। वह जो पड़ोसा में पंडाइन रहती हैं कई बार आई और बोली कि सर के बाल मुड़ा लो, विधवाओं को बाल नहीं रखना चाहिए, मगर मैंने अब तक उनका कहना नहीं माना। इस पर सारे मोहल्ले में मेरे बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। जितने मुँह उतनी बातें। बिल्लो आकर सब वृतांत मुझसे कहती है। सब सुन लेती हूँ और रो धोकर चुप हो जाती हूँ। मेरे भाग्य में दुख भोगना, लोगों की जली कटी सुनना न लिखा होता तो ये विपत्ति ही काहे को पड़ती। मगर चाहे जो कुछ भी हो, इन बालों को मुड़वाकर मुंडी नहीं बनना चाहती। ईश्वर ने सब कुछ तो हर लिया, अब क्या इन बालों से भी हाथ धोऊं? ये कहकर पूर्णा ने कंधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बालों की पर ऐसी दृष्टि से देखा मानो वे कोई धन है। प्रेमा ने भी उन्हें हाथ से संभाल कर कहा, नहीं सखी, खबरदार, बालों को मुड़वाओगी तो हमसे तुमसे ना बनेगी। पंडाइन को बकने दो, वह पगला गई। ये देखो नीचे की तरफ जो ऐंठन पड़ गई है, कैसी सुंदर मालूम होती है। यही कहकर प्रेमा उठी, बक्स में सुगंधित तेल निकाला और जब तक पूर्णा हाय हाय करे उसके सर की चादर खिसकाकर तेल डाल दिया। उसका सर जांग पर रखकर धीरे धीरे मलने लगी। बेचारी पूर्णा इन प्यार की बातों को ना सह सकी। आंखों में आंसू भरकर बोली, प्यारी प्रेमा, ये क्या गजब करती हो? अभी क्या कम उपहास हो रहा है? अब बाल समारे निकलूंगी तो क्या गत होगी। अब तुमसे दिल की बात क्या छुपाऊं सखी। ईश्वर जानता है मुझे ये बाल खुद बोझ मालूम होते हैं। जब इस सूरत का देखने वाला ही संसार से उठ गया तो ये बाल किस काम के। मगर मैं इनके पीछे पड़ोसिनों के ताने सहती हूँ तो केवल इसलिए कि सर मुड़ाकर मुझसे बाबू अमृत राय के सामने न निकला जाएगा। ये कहकर पूर्णा जमीन की तरफ ताकने लगी, मानो वह लजा गई। प्रेमा भी कुछ सोचने लगी। अपनी सखी के सर में तेल मला, कंघी से बाल गूंथे, तब धीरे से आईना लाकर उसके सामने रख दिया। पूर्णा ने इधर 5 महीने से आईने का मुंह नहीं देखा था। वह समझती थी मेरी सूरत बिल्कुल उतर गई होगी, मगर अब जो देखा तो चौंक गई। उसका मुंह पीला पड़ गया और कोई भेद नहीं मालूम हुआ। मध्यम स्वर में बोली, प्रेमा, ईश्वर के लिए बस करो, भाग में ये श्रृंगार बदा नहीं, पड़ोसिन देखेंगी तो न जाने क्या अपराध लगा दें। प्रेम उसकी सूरत को टकटकी लगाकर देख रही थी। एकाएक मुस्कुराकर बोली, सखी, तुम जानती हो मैंने तुम्हारा श्रृंगार क्यों किया? पूर्णा, मैं क्या जानूं, तुम्हारा जी चाहता होगा। प्रेमा, इसलिए कि तुम उनके सामने इसी तरह जाओ। पूर्णा, तुम बड़ी खोटी हो, भला मैं उनके सामने इस तरह कैसे जाऊंगी? ये देखकर दिल में वे क्या कहेंगे। देखने वाले यूं ही बेसिर पैर की बातें उड़ाया करते हैं। अब तो और भी न जाने क्या क्या कहेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसी। दिल्ली की बातों बातों में प्रेमा ने कहा, सखी, अब तो अकेले नहीं रहा जाता, क्या हर्ज है, तुम भी यहीं उठाओ, हम तुम दोनों साथ साथ रहें। पूर्णा, सखी, मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की और कौन सी बात होगी। तुम्हारे साथ रहूं, मगर अब तो पैर फूक फूक कर धरना होता है। लोग तुम्हारे घर ही में राजी ना होंगे, और अगर ये मान भी गए तो बाबू अमृत राय की मर्जी कि कैसे आ सकती हूँ। संसार के लोग कैसे अंधे हैं। ऐसे दयाल पुरुष को कहते हैं कि ईसाई हो गया।
कहने वालों के मुंह से ना मालूम ऐसी कैसी झूठी बातें निकलती हैं। मुझसे वे कहते हैं कि मैं शीघ्र ही एक ऐसा स्थान बनाने वाला हूँ जहाँ अनाथ विधवाएं आकर रहेंगी। वहाँ उनके पालन पोषण और वस्त्र का प्रबंध किया जाएगा। उनको पढ़ना लिखना पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। जिस आदमी के विचार ऐसे शुद्ध हों उसको ये लोग ईसाई और अधर्मी बनाते हैं। जो भूल कर भी भिखमंगे को भीख नहीं देते, ऐसा अंधेर है। प्रेमा बहन, संसार का यही नियम है। अगर वह मुझे अपनी लौंडी बना लेते तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता। ऐसे उदार चित्तदाता का चेरी बनना भी कोई बड़ाई की बात है। पूर्णा, तुम उनकी चेरी काहे को बनोगी? वह तो आप तुम्हारे सेवक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे लाला जी ही नहीं मानते। विश्वास मानो, यदि तुमसे उनका ब्याह ना हुआ तो वे कुंवारे ही रहेंगे। प्रेमा यहाँ यही ठान ली है कि चेरी बनूंगी तो उन्हीं की कुछ देर तक यही बातें होती रहीं। जब सूर्य अस्त होने लगा तो प्रेमा ने कहा, चलो सखी, तुमको बगीचे की सैर करा लाऊं। जब से तुम्हारा आना जाना छूटा तब से मैं उधर भूल कर भी नहीं गई। पूर्णा, मेरे बाल खोल दो तो चलूं। तुम्हारी भावस देखेगी तो ताना मारेगी। प्रेमा, उनके ताने का क्या डर, वह तो हवा से उल्हा करती हैं। दोनों सखियां उठी और कोठे से उतरकर फुलवारी में आईं। सामने सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक छोटी सी बगिया थी जिसमें भांति भांति के सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। प्रेमा को फूलों से बहुत प्रेम था। उसी ने अपनी दिल बहलावे के लिए बगीचा लगवाया था। एक माली इसी की देखभाल के लिए नौकर था। बाग के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था। दोनों सखियां इस चबूतरे पर बैठ गईं। इनको देखते ही माली बहुत सी कलियां एक साफ कपड़े में लपेट कर लाया। प्रेमा ने उनको पूर्णा को देना चाहा, मगर उसने बहुत उदास होकर कहा, बहन मुझे क्षमा करो, इनकी बू बाँस तुमको मुबारक हो। सुहाग के साथ मैंने फूल भी त्याग दिए। हाय, जिस दिन वह काल रूपी नदी में नहाने गए उस दिन ऐसे ही कलियों का हार बनाया था। रोकर वह हार धरा का धरा रह गया। तब से मैंने फूलों को हाथ नहीं लगाया। ये कहते कहते वह एकाएक चौंक पड़ी और बोली, सखी अब मैं जाऊंगी, आज इतवार का दिन है, बाबू साहब आते होंगे। प्रेमा ने रोनी हंसी हंसकर कहा, नहीं सखी, अभी उनके आने में आधा घंटे की देर है। मुझे इस समय का ऐसा ठीक परिचय मिल गया है कि अगर कोठरी में बंद कर दो तो भी शायद गलती ना करूं। सखी कहते लाज आती है, मैं घंटों बैठकर झरोके से उनकी राह देखा करती हूँ। चंचल चित्त को बहुत समझाती हूँ पर मानता ही नहीं। पूर्णा ने उसको ढांढस दिया और अपनी सखी से गले मिल शर्माती हुई घूंघट से चेहरे को छिपाए अपने घर की तरफ चली। प्रेमा भी किसी के दर्शन की अभिलाषा कर महताबी पर जाकर टहलने लगी। पूर्णा के मकान पर पहुँचे ठीक आधी घड़ी हुई थी कि बाबू अमृत राय बाइसिकल पर फर फर करते आ पहुँचे। आज उन्होंने अंग्रेजी बाने की जगह बंगाली बाना धारण किया था जो उन पर खूब सजता था। उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये राजकुमार नहीं है। बाजारों में जब निकलते तो सबकी आंखें उन्हीं की तरफ उठती। रीत के विरुद्ध आज उनकी दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही सुगंधित मनोहर बेल का हार लिपटा हुआ था जिसमें सुगंध उड़ रही थी और इस सुगंध से लेवेंडर की खुशबू मिलकर मानो सोने में सुहागा हो गया। संदली रेशमी के बेलदार कुर्ते पर धानी रंग की रेशमी चादर हवा के मंद मंद झोंकों से लहरा लहरा कर एक अनोखी छवि दिखाती थी। उनकी आहट पाते ही बिल्लो घर में से निकल आई और उसको ले जाकर कमरे में बैठा दिया। अमृत राय, क्यों बिल्लो, सब कुशल से है? बिल्लो, हाँ सरकार, सब कुशल है। अमृत राय, कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्लो, नहीं सरकार, कोई तकलीफ नहीं। इतने में बैठके का भीतरी दरवाज़ा खुला और पूर्णा निकली। अमृत राय ने उसकी तरफ देखा तो अचंभे में आ गए। उनकी निगाह आप उसके चेहरे पर जम गई। पूर्णा मारे लाज के गड़ी जाती थी। आज क्यों ये मेरी ओर ऐसे ताक रहे? मैं भूल गई थी आज मैंने बालों में तेल डाला है, कंघी की है, माथे पर लाल बिंदी लगाई है। अमृत राय ने उसको इस बनाव चुनाव के लिए कभी नहीं देखा था और ना ही वे समझे थे वह ऐसी रूपवती होगी। कुछ देर तक तो पूर्णा सर नीचे किए खड़ी रही। एकाएक उसको अपने गुथे केस की सुधि आ गई। उसने झट ले जाकर
सर और भी निहुरा लिया, घूंघट को बढ़ाकर चेहरा छिपा लिया, यह ख्याल करके कि शायद बाबू साहब इस बनाव श्रृंगार से नाराज हों। ये बहुत ही भोलेपन के साथ बोली, मैं क्या करूं, मैं तो प्रेमा के घर गई थी। उन्होंने हट करके सर में तेल डालकर बाल गूंथ दिए। मैं कल सब बाल कटवा डालूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके बनाव श्रृंगार ने अमृत राय पर पहले ही जादू चलाया था, अब इस भोलेपन ने और लुभा लिया। जवाब दिया, जी नहीं, तुम्हें कसम है, ऐसा हरगिज ना करना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे ऊपर ये कृपा की। अगर वह यहाँ इस समय होती तो इसके निहोरे में मैं उसको धन्यवाद देता। पूर्णा पढ़ी लिखी औरत इस इशारे को समझ गई और झेंप कर गर्दन नीची कर ली। बाबू अमृत राय दिल में डर रहे थे, कहीं इस छेड़ पर ये देवी रुष्ट ना हो जाए, नहीं तो फिर मनाना कठिन हो जाएगा। मगर जब उसे मुस्कुराकर गर्दन नीची करते देखा तो और भी ढिठाई करने का साहस हुआ। बोले, मैं तो समझता था प्रेमा मुझे भूल गई होगी, मगर मालूम होता है अभी तक मुझ पर कुछ स्नेह बाकी है। अब की पूर्णा ने गर्दन उठाई, अमृत राय के चेहरे पर आंखें जमा कर बोली, जैसे कोई वकील किसी दुखियारी के लिए न्यायाधीश से अपील करता हो। बाबू साहब, आपका केवल इतना समझना कि प्रेमा आपको भूल गई होगी, उस पर बड़ा भारी आक्षेप है। प्रेमा का प्रेम आपके निमित्त सच्चा है। आज उसकी दशा देखकर मैं अपनी विपत्ति भूल गई। वह गल कर आधी हो गई है, महीनों से खाना पीना नाम मात्र का है, सारे दिन अपनी कोठरी में पड़े पड़े रोया करती है। घर वाले लाख लाख समझाते हैं मगर नहीं मानती। आज तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा, सखी अगर चेरी बनूंगी तो उन्हीं की, नहीं तो किसी की नहीं। ये समाचार सुनकर अमृत राय कुछ उदास हो गए। ये अग्नि जो कलेजे में सुलग रही थी, जिसको उन्होंने सामाजिक सुधार के राख तले दबा रखा था, इस समय क्षण भर के लिए धधक उठी। जी बेचैन होने लगा, दिल उकसाने लगा कि मुंशी बद्री प्रसाद का घर दूर नहीं है, दम भर के लिए चलो, अभी सब काम हुआ जाता है। मगर फिर देश हित के उत्साह ने दिल को रोका। बोले, पूर्णा, तुम जानती हो मुझे प्रेमा से कितनी मोहब्बत थी। 4 वर्ष तक मैं दिल से उसकी पूजा करता रहा, मगर मुंशी बद्रीनाथ ने मेरी कई दिनों की बंधी आस केवल इस बात पर तोड़ दी कि मैं सामाजिक सुधार का पक्षपाती हूँ। आखिर मैंने भी रो रो कर उस आग को बुझाया और अब तो दिल एक दूसरी ही देवी की उपासना करने लगा है। अगर ये आशा भी यूं ही टूट गई तो सत्य मानो बिना ब्याह के ही रहूँगा। पूर्णा का अब तक यह ख्याल था कि बाबू अमृत राय प्रेमा से ब्याह करेंगे, मगर अब तो उसको मालूम हो गया कि उसका ब्याह कहीं और लग रहा है। तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ, दिल से बातें करने लगी। प्यारी प्रेमा, क्या तेरी प्रीत का ऐसा दुखदाई परिणाम होगा? तेरे माँ बाप भाई बंद तेरी जान के ग्राहक हो रहे हैं। ये बेचारा तो अभी तक तुझ पर जान देता है, चाहे वह अपने मुँह से कुछ भी ना कहे, मगर मेरा दिल गवाही देता है तेरी मोहब्बत उसके रोम रोम में व्याप रही है। मगर अब तेरे मिलने की कोई आशा ही न हो तो बेचारा क्या करे, मजबूर होकर कहीं और ब्याह करेगा, इसमें उसका क्या दोष? मन में इस तरह का विचार कर बोली, बाबू साहब, आपको अधिकार है, चाहे जहाँ संबंध करो, मगर मैं तो यूँ कहूँगी, अगर इस शहर में आपके जोड़ की कोई है तो वह प्रेमा है। अमृत राय, ये क्यों नहीं कहती कि यहाँ उनके योग्य कोई वर नहीं, इसीलिए तो मुंशी बद्री प्रसाद ने मुझे छुटकारा किया। पूर्णा, ये आप कैसी बातें कहते हैं? प्रेमा और आपका जोड़ ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। अमृत राय, जब उनके योग्य में था अब नहीं। पूर्णा, अच्छा, आजकल किसके यहाँ बातचीत हो रही है? अमृत राय मुस्कुराकर, नाम अभी नहीं बताऊंगा। बातचीत तो हो रही है, मगर अभी कोई पक्की उम्मीदें नहीं हैं। पूर्णा, वहाँ ऐसा भी कहीं हो सकता है? यहाँ ऐसा कौन रईस है जो आपसे नाता करने में अपनी बड़ाई ना समझता हो? अमृत राय, कुछ नहीं, बात ही ऐसी आन पड़ी है। पूर्णा, अगर मुझसे काम कोई हो सके तो मैं करने को तैयार हूँ, जो काम मेरे योग्य हो बता दीजिए। अमृत राय मुस्कुराकर, तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। पूर्णा बहुत प्रसन्न हुई कि मैं भी अब इनके कुछ काम आ सकूंगी। उसकी समझ में इस वाक्य के अर्थ नहीं आए कि तुम्हारी मर्जी बिना तो ये काम पूरा हो ही नहीं सकता।
उसने समझा शायद मुझसे यही कहेंगे कि जाके लड़की को देख आवे। 6 महीने के अंदर ही अंदर वह इसका अभिप्राय भली भांति समझ गई। बाबू अमृत राय कुछ देर तक यहाँ और बैठे। उनकी आंखें आज इधर उधर से घूम कर आती और पूर्णा के चेहरे पर गड़ जाती। वह कनखियों से उसकी ओर ताकती तो उन्हें अपनी तरफ ताकते पाती। आखिर वह उठे और चलते समय बोले, पूर्णा, ये गजरा आज तुम्हारे वास्ते लाया हूँ। देखो इसमें कैसी सुगंध उड़ रही है। पूर्णा भौचक्की हो गई। ये आज अनोखी बात कैसी। 1 मिनट तक तो वह इस सोच विचार में थी कि लूँ या न लूँ। उन गजरों का ध्यान आया तो उसे अपने पति के लिए होली के दिन बनवाए गए कलियों की याद आ गई। उसने इरादा किया, मैं नहीं लूँगी। जवान ने कहा, मैं इसे लेकर क्या करूँगी, मगर हाथ आप बढ़ गया। बाबू साहब ने खुश होकर गजरा उसके हाथ में पहनाया, उसको खूब नज़र भर देखा, फिर बाहर निकल आए। पैर गाड़ी पर सवार होकर रवाना हो गए। पूर्णा कई मिनट तक सन्नाटे में खड़ी रही। सोचती थी, मैंने तो गजरा लेने से इनकार किया था, फिर ये मेरे हाथ कैसे आ गया। जी चाहा कि फेंक दे, मगर फिर ये ख्याल पलट गया। उसने गजरे को हाथ में पहन लिया। हाय, उस समय भी भोली भाली पूर्णा की समझ में न आया कि इस जुमले का क्या मतलब है कि तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। उधर प्रेमा महताबी पर टहल रही थी। उसने बाबू साहब को आते देखा था। उनकी सज धज उनकी आंखों में खूब बस गई। उसने उन्हें कभी इस बनाव के साथ नहीं देखा। सोच रही थी, आज इनके हाथ में गजरा क्यों है। उसकी आंखें पूर्णा के घर की तरफ लगी थी। उसका जी झुंझलाता था, वह आज इतनी देर क्यों लगा रहे। एकाएक पैर गाड़ी दिखाई दी। उसने फिर बाबू साहब को देखा। चेहरा खिला हुआ था, कलाइयों पर नज़र पड़ गई। हैं, वह गजरा क्या हो गया। पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि अमृत राय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसने चाहा गजरा उतार कर फेंक दूँ, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ। अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा न की थी कि पंडाइन और चौबाइन, बाबू कमला प्रसाद, वृद्ध महाराजिन, पड़ोस की सेठानी जी, कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में आकर उपस्थित हो गए। उसने बड़े आदर से सबको बैठाया, सबके पैर छुए। उसके बाद ये पंचायत होने लगी। पंडाइन, जो बुढ़ापे की वजह से सूख कर छुहारे की तरह हो गई थी, क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगा लाभ हुए कितने दिन बीते। पूर्णा डरते डरते 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडाइन, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी। क्या नाम कि कल तुम सरकार के घर चली गई थी, उनकी कुंवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही। भला सोचो तो, तुमने कोई अच्छा काम किया क्या। अब तुम्हारा उसका क्या साथ। जब वह तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई। तुमको कम से कम साल भर तक घर के बाहर पाँव नहीं निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम ये नहीं कहते कि तुम दर्शन को न जाओ, स्नान को न जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म है। हाँ, किसी सुहागिन या किसी कुंवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। पंडाइन चुप हो गई तो महाराजिन टुइयों की तरह चहकने लगी। क्या बतलाऊं बड़ी सरकार, दुल्हन दोनों लहू का घूंट पीकर रह गईं। ईश्वर जाने, बड़ी सरकार तो बिलख बिलख कर रो रही थी। एक तो बेचारी लड़की के यूं ही जान के लाले पड़े हैं, दूसरी अब राण बेवा के साथ उठना बैठना। नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं। छोटी सरकार मारे क्रोध से कांप रही थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। मैंने उनको समझाया, आज जाने दीजिए, वह बेचारी तो अभी बच्चा है, खोटे घरे का मर्म क्या जाने। सरकार का बेटा जिए। जब वह बहुत समझाया तब जाके मानी, नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूँ। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही। अरे, ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी। जब अपना प्राण प्रिय ही नहीं रहा, अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है, चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो, जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो, और सरकार का बेटा जिए। जहाँ तक हो धर्म के काम करो। महाराजिन के चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी। यह एक मोटी भदेसिल और अधेड़ औरत थी। भला इनसे पूछा कि अभी तुम्हारे दूल्हे को उठे 5 महीने भी न बीते, अभी से तुम कंघी चोटी करने लगी। क्या तुम अब विधवा हो गई हो। तुम्हें नहीं मालूम तुमको अब सिंगार पिटार से क्या सरोकार ठहरा। क्या नाम
मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना छोड़ देती। यह न कि आज जो सुहाग उठाकर सिंगार पिटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूँगी सच, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा। बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं है। सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी, मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू राण हो गई थी जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था बात करते समय हाथों को मटकाया करती। महाराजन की बात सुनकर जो सच बात होगी सब कोई कहेगा, इसमें किसी का क्या डर। भला किसी ने कभी राण बेवा को माथे पर बिंदी लगाते देखा? अब सुहाग उठ गया तो सिंदूर कैसा। मेरी भी तो एक बहू विधवा है, मगर आज तक मैंने कभी उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। न जाने इन छोकरियों का जी कैसा है, विधवा हो जाने पर भी श्रृंगार को जी ललचाया करता है। अरे इनको चाहिए, राण बेवा हैं, अब निगोड़े श्रृंगार से क्या लेना देना, उन्हें त्याग ही दें। महाराजिन, सरकार का बेटा जी, ये तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी। कल छोटी सरकार ने जो इनको मांग में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी की खड़ी रह गई, दांतों तले उंगली दबाई। अभी 3 दिन की विधवा और ये श्रृंगार। सो बेटा, अब तुमको समझ बूझकर काम करना चाहिए। अब तुम बच्चा नहीं हो सेठानी, और क्या, चाहे बच्चा हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेंगी तो सब कहेंगे चुप क्यों हो पंडाइन, इनके लिए अब कोई राह बाट निकालो। डाइन पंडाइन, जब ये अपने मन की हो गई तो कोई क्या राह बाट निकाले। इनको चाहिए ये अपने लंबे लंबे केस कटवा दें, क्या नाम कि दूसरों के घर आना जाना छोड़ दें, कंघी चोटी कभी न करें, पान न खाएं, रंगीन साड़ी न पहने, जैसे संसार की विधवाएं रहती हैं वैसे रहें। चौबाइन और बाबू अमृत राय से कह दें यहाँ ना आया करें। इस पर एक औरत ने जो गहने कपड़े से बहुत मालदार न जान पड़ती थी, कहा, चौबाइन, ये सब तो तुम कह गई, मगर जो कहीं बाबू अमृत राय चिढ़ गए तो क्या तुम इस बेचारी को रोटी कपड़ा चला दोगी? कोई विधवा हो गई तो क्या अब अपना मुंह भी सी लें? महाराजिन हाथ चमकाकर, ये कौन बोला? क्या तुम्हें बड़ी ममता फड़कने लगी? सेठानी हाथ मटकाकर, तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी? राण तो हो गई हो, काहे नहीं जाके बाजार में बैठती हो? चौबाइन, जाने भी दो सेठानी जी, इस बौरी के मुंह क्या लगती हो? सेठानी कड़क कर, इस मुई को यहाँ किसने बुलाया? ये तो चाहती है कि जैसी मैं बेहया हूँ वैसा ही संसार हो जाए। महाराजिन, हम तो सीख दे रही थी, इसे क्यों बुरा लगा? ये कौन होती है बीच में बोलने वाली? चौबाइन, बहन, इस कुटनी से नाहक बोलती हो, उसको तो अब कुटनापा करना है। इस बात कटुक्तियों द्वारा सीख देकर ये सब स्त्रियां यहाँ से पधारी। महाराजिन जी मुंशी बद्री प्रसाद के यहाँ खाना पकाने गईं। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी, वह इन पर बहुत विश्वास करती थी। महाराजिन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने इस बात को गांठ बांध लिया कि प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यूँ तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती है, मगर कभी कभी घंटे आध घंटे के लिए नींद क्या आ जाती, एक ऊँघ सी आ जाती। मगर जब से उसने बाबू अमृत राय को बंगालियों के वेश में देखा, पूर्णा के घर से लौटते वक्त उसकी कलाई पर गजरा नजर नहीं आया, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी। कब पूर्णा आए, कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ घड़ी घड़ी भर आंखें दौड़ाती, कब भोर हो। इस वक्त जो भावज के पैरों की चाल सुनी तो समझ गई कि पूर्णा आ रही है। लपकी हुई दरवाजे तक आई, ज्यों ही भावज को देखा ठिठक गई और बोली, कैसे चली भाभी? भाभी तो यही चाहती थी छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। ये प्रश्न सुनते ही तिनक कर बोली, क्या बताऊं कैसे चली? जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोच कर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबको लोड़ू थोड़े ही सफ़ेद हो गया है। चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढुलक जाए, मगर अपने कमरे से बाहर पाँव ना निकालें। प्रेमा ने ये सवाल यूं ही पूछ लिया। उसके जब ये अर्थ लगाए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी, तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी?
भाभी कुछ नहीं, तुम जो कुछ कहती हो मानो मुँह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुँह में मिश्री घुली है और सबको तो नाक पर गुस्सा रहता है। सब लड़ाई ही करते हैं। प्रेमा झल्लाकर, भाभा जी समय मेरा चित्त बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो। मैं तो यूं ही अपनी जान को रो रही हूँ और उस पर से तुम और भी नमक छिड़कने आई। भाभी हाथ मटकाकर बोली, हाँ रानी, मेरा तो चित्त चढ़ा हुआ है, सर फिरा हुआ है। जरा सीधी सादी हूँ ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं कटही कुतिया हूँ, सबको काटती चलती हूँ। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती, तो भी मैं सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जान देने लगता। मगर मान न मान, मैं तेरा मेहमान। सब कुछ लाख जतन करो, लाख चिट्ठियाँ लिखो, मगर वह सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। ये जली कटी सुनकर प्रेमा से जब्त ना हो सका। बेचारी सीधी स्वभाव की औरत थी। उसको बरसों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया। वह रोने लगी। भाभा ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष के आंखें जगमगा गईं। धत तेरे की, कैसा रुला दिया। बोली, बिलखने क्या लगी? क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला कर दोगी? कुछ झूठ थोड़े कहती हूँ। वही अमृत राय जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी, अब दिन दहाड़े उस राण पूर्णा के घर जाता है, घंटों वहीं बैठता है। सुनती हूँ कल फूल के गजरे लाकर पहनाता है। शायद 2-1 गहने भी दिए हैं। प्रेमा इससे ज़्यादा न सुन सकी। गिड़गिड़ाकर बोली, भाभी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे जो चाहो कह लो। बड़ी हो, जी चाहे मार लो, मगर किसी का नाम लेकर उस पर छटे रखाकर मेरे कदल को मत जलाओ। आखिर किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमा का आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।